पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। न्यू ईयर में नक्सलियों को एक और बड़ा झटका लग सकता है। नक्सलियों के टॉप कमांडर बारसे देवा के सरेंडर करने की खबर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि कल बारसे देवा सरेंडर करेगा। नक्सली का टॉप कमांडर हिडमार के एनकाउंटर से लाल आतंक पर जो कड़ा प्रहार हुआ है, उसके बाद नक्सली अपना मनोबल खो बैठे हैं। बताया जा रहा है कि बारसे देवा अपने 15 से अधिक साथियों के साथ तेलंगाना के मुलुगु जिला पहुंचा और सुरक्षा बलों के सामने हथियार डाल दिए। अब इन सभी को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद लेकर जाया जाएगा, जहां ये सुरक्षा बल के बड़े अधिकारियों के सामने सरेंडर करेंगे। तेलंगाना में बारसे देवा और उनके और 16 साथियों ने, कुल मिलाकर 17 लोग हैं और उनके अपने हथियार है कुछ, उसके साथ उनकी पुलिस के समक्ष जाने की सूचना है। अब इसमें अंतिम निर्णय ऑफिशियली कुछ आने के बाद ही आपको कहना उचित होगा। बहरहाल उनके जाने की सूचना है। 18 नवंबर को नक्सलियों के सीसी मेंबर माडवी हिडमा का एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद बस्तर समेत कई राज्यों में नक्सल संगठन टूट गया है। फिर 8 दिसंबर को खैरागढ़ में सीसी मेंबर रामधेर ने भी अपने साथियों के साथ हथियार डाले। फिर 25 दिसंबर को ओडिशा के कंधमाल जिले में भी सीसी मेंबर गणेश उइके को जवानों ने मार गिराया, जिसके बाद से नक्सल संगठन लगातार ध्वस्त हो रहा है। इधर एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर की टीम ने रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में कार्रवाई की। SDM कार्यालय में पदस्थ एक बाबू को 1 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी बाबू का नाम अनिल कुमार चेलक है और वो धर्मजयगढ़ SDM कार्यालय में पदस्थ है। बताया जा रहा है कि जमीन के नामांतरण संबंधी शिकायत के निराकरण के नाम पर आरोपी क्लर्क ने पीड़ित से 2 लाख रुपए की मांग की थी। शुक्रवार को पीड़ित 1 लाख रुपए लेकर बाबू के घर गया था। इसी दौरान ACB की टीम ने बाबू के घर में दबिश दे दी। ACB की टीम को देखकर आरोपी क्लर्क ने रकम घर के पीछे फेंक दी। ACB की टीम ने रकम बरामद कर ली। बताया जा रहा है कि पीड़ित अमली टिकरा गांव के रहने वाले राजू यादव ने एक जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री हुई थी। रजिस्ट्री के बाद नामांतरण की प्रक्रिया के लिए आवेदन लगाया हुआ था। इस दौरान आरोपी क्लर्क ने पीड़ित को नामांतरण में आपत्ति की बात कहते हुए निराकरण के नाम पर 2 लाख रुपए की मांग की। फिलहाल ACB की टीम ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि कई दूसरे घूसखोरी के प्रकरण भी इसके सामने आ सकते हैं। फिलहाल ACB की टीम जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ से सटे उड़ीसा राज्य में पुलिस ने नकली शराब के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। बस्तर जिले में भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। जानकारी के मुताबिक नामी ब्रांड की बोतलों में नकली शराब भरकर बाजार में खपाई जा रही थी। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से भारी मात्रा में तैयार नकली शराब, ब्रांडेड लेबल, स्टिकर, पैकिंग सामग्री और मशीनें जब्त की गई है। जांच में सामने आया कि 9 नामी ब्रांड की हूबहू असली जैसी शराब तैयार की जा रही थी। उड़ीसा में अवैध शराब के अगेंस्ट कुछ बड़ी कार्रवाई हुई है। इसमें शराब जो बनती थी उस जगह पे ही उन्होंने छापामार कार्रवाई की है, क्योंकि हमारा जिला सीमावर्ती जिला है, उड़ीसा के विभिन्न जिलों से लगा हुआ है। हम लोग पहले से ही काफ़ी इस मामले में अलर्ट हैं और जगह जगह हमारे चेक पोस्ट जो है वो फंक्शनल है। इसी वजह से इस साल हम लोगों ने अवैध शराब पकड़ने में भी काफ़ी सफलता पाई है। वहीं इसको देखते हुए बस्तर उड़ीसा सीमा पर निगरानी और चेकिंग बढ़ा दी गई है। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री संचालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। इधर इंदौर में गंदे पानी के कारण 10 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद भी रायपुर नगर निगम सबक नहीं ले रहा। रायपुर के कई इलाकों में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है और कई बच्चों की तबीयत इससे खराब भी हो चुकी है, मगर निगम लापरवाह बना हुआ है। सेल्टेक्स कॉलोनी, गायत्री नगर, पिंक सिटी, स्टील सिटी के दर्जनों घर में 1 महीने से बदबूदार और गंदा पानी आ रहा है। लगातार शिकायतों के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। पानी इतना गंदा आ रहा है कि 2 बार घर का फिल्टर बदलना पड़ रहा है। कई परिवार हर दिन 300 रुपए में पानी का कंटेनर खरीद रहे हैं। IBC 24 की टीम को पीड़ितों ने पानी का वीडियो दिखाया। इसमें नाली के पानी की तरह कालापन था। हमारे यहाँ भी गंदा आ रहा है पूरा पानी, और 2 बार मैंने भी फिल्टर चेंज करवाया है और नल पूरे ब्लॉक हो गए हैं गंदे पानी के कारण, और बच्चे लोग की भी तबीयत खराब हो गई थी। हम लोग तो पैक्ड वाटर ही पी रहे हैं, 1 महीने से पैक वाटर पी रहे हैं और नहाने के लिए फिल्टर का यूज करते हैं।
सेल्टेक्स कॉलोनी के दोनों एंड से जहाँ से पानी जाता है उसके दोनों ब्लॉक को हमने कटिंग भी कराया। उसके बाद आगे टेस्ट करते करते आ रहे हैं कि वो पानी आ कहाँ से रहा है। पहले लोगों ने ओवरहेड टैंक को 2 बार साफ भी करवाया, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। बड़ा सवाल यही है कि क्या रायपुर नगर निगम इंदौर की तरह किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक बयान से एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई हो गया है। अरुण साव पर दिए गए इस बयान के बाद साहू समाज में खासा आक्रोश है और सियासत इस पर तेज है। स्थिति अरुण साव की स्थिति ये है, एक जंगल में शेरे 4 समय राजा बनते, राजा बदलना चाहिए। लिंगायत के मंच से पूर्व सीएम भूपेश बघेल के इसी बयान की वजह से बवाल मचा हुआ है। अरुण साव पर भूपेश बघेल की इस टिप्पणी के बाद साहू समाज ने भूपेश बघेल से 10 दिन के अंदर माफी मांगने की मांग की है और सभी जिलों में एसपी को ज्ञापन भी सौंपा है। इस बयान पर वार पलटवार भी तेज है। राजनीतिक टिप्पणियां अपनी जगह है, पर इस तरह से भाषा का इस्तेमाल राजनीति में बिल्कुल भी अक्षम्य है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कांग्रेस के नेताओं का जो है, वो भी जो नहीं है, जो चले गए ये दुनिया से, उनके भी मीम बनाना, उनके कार्टून बनाना, उनके बारे में लिखना, ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी उस परंपरा को आगे बढ़ाती है। इधर निष्क्रिय छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस अध्यक्ष सहित पूरी टीम जल्द ही बदली जाएगी और इसकी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा 5 जनवरी को दिल्ली में छत्तीसगढ़ की संभावित महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदारों का इंटरव्यू लेंगी। इसके लिए कांग्रेस की विधायक संगीता सिन्हा, पूर्व विधायक चन्नी साहू, ममता चंद्राकर, लक्ष्मी ध्रुव और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष दंतेवाड़ा तुलिका वर्मा को दिल्ली बुलाया गया है। महिला कांग्रेस का अभी राष्ट्रीय कमेटी का गठन हुआ है। 3-3, 4-4 महिला छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय कमेटी में महामंत्री भी बनी है, नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनी है, सचिव भी बनी है और बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है। महिला कांग्रेस, प्रदेश महिला कांग्रेस के लिए जो महिलाएं दावेदारी की है उन्हें दिल्ली बुलाया गया है और वहां महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के साथ चर्चा परिचर्चा करेंगे और आने वाले समय में के लिए तय किया जाएगा कि महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कौन होगी। देखना होगा कब तक छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस अध्यक्ष चुनी जाती है और फिर किस तरीके से महिला कांग्रेस की नई टीम छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी और जनता की, खास तौर पर महिलाओं की आवाज उठाएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। संगठन सृजन के जरिए बने गए नए जिला अध्यक्ष भी भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, दीपक बैच के गुट में फंसे हुए हैं और इसके कई नजारे कई बार नजर आ रहे हैं। ये गुटबाजी पार्टी के आयोजनों और विरोध प्रदर्शन में भी दिख रही है। ऐसा देखा जा रहा है कि एक गुट का जिलाध्यक्ष दूसरे गुट के जिलाध्यक्ष के प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहा है। ये भी शिकायत मिली है कि किसी एक गुट के वरिष्ठ नेता के कार्यक्रम में दूसरे गुट के जिलाध्यक्ष नहीं शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस इस पर सफाई दे रही है, साथ ही भाजपा पर आरोप लगा रही है कि ये सब भाजपा का फैलाया हुआ है। जो पदाधिकारी बन गए फिर वो पार्टी के हो गए, न वो भूपेश के हो सकते हैं, न टीएस बाबा के हो सकते हैं, न XYZ तीसरे के हो सकते हैं। आपके संबंध किसी से हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के काम में मेरे से कोई जुड़ा हुआ है तो दूसरे के लिए ना करे, ये नहीं होना चाहिए। ये तो एक परिवार जब चलता है, परिवार में 4 लोग होंगे तो आपस में बातचीत होगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई गुट की बात नहीं, कहीं कोई राजनीतिक बात नहीं। हम सामूहिक नेतृत्व में काम करने वाले लोग हैं। भले ही कांग्रेस इस पर सफाई दे, भाजपा पर आरोप लगाए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अंबिकापुर दौरे में वहां के जिलाध्यक्ष की अनुपस्थिति के कारण भी कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई थी। भाजपा ऐसे में चुटकी लेने से पीछे नहीं हट रही है। रायपुर के तूता धरना स्थल में डीएड अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर 24 दिसंबर से आमरण अनशन पर बैठे हैं। इस बीच कई ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां लोग बेहोश हो रहे हैं, मगर अब तक इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। डीएड अभ्यर्थियों के आंदोलन को 10 दिन पूरे हो चुके हैं। लगातार भूख की वजह से 50 से भी अधिक आंदोलनकारियों की तबीयत बिगड़ चुकी है, जिन्हें अस्पताल ले जाकर ड्रिप चढ़ाया जा रहा है। अस्पताल में इलाज के बाद वो फिर धरना स्थल लौट रहे हैं और दोबारा अनशन जारी रखकर नियुक्ति की मांग पर डटे हुए हैं। नए साल में कड़ाके की ठंड से आंदोलनकारियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। आमरण अनशन का 10वां दिन है
और हमारे कम से कम लगभग पूरे जोड़कर 80 लोग हॉस्पिटल चले गए हैं अभी तक। रोज़ कम से कम 10-12 लोग जाते रहते हैं। बहुत ही वीकनेस महसूस कर रही हूँ मैम, पूरा सर पे दर्द दे रहा है पानी की कमी की वजह से। पर हार तो हम नहीं मानेंगे, चाहे यहाँ से चाहे मेरा लाश भी चले जाए, लेकिन हार नहीं मानूंगी मैं। कड़ाके की ठंड ने आंदोलनकारियों की परेशानी और बढ़ा दी है। सबसे गंभीर स्थिति महिलाओं की और बच्चों की है, क्योंकि कई अभ्यर्थी अपने पूरे परिवार के साथ धरना स्थल पर डटे हुए हैं। इधर सरगुजा संभाग में किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले किसानों को टोकन के लिए परेशान होना पड़ रहा है और फिर धान बेचने के लिए भारी मशक्कत का कैसे सामना कर रहे हैं किसान, इस रिपोर्ट में देखिए। आलम ये है कि संभाग भर में करीब 50 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई है, मगर उठाव करीब 5 लाख से कम क्विंटल ही हो पाया है। ऐसे में धान खरीदी से जुड़े हुए लोग भी मान रहे हैं कि अगर जल्द उठाव नहीं हुआ तो धान खरीदी बंद करना पड़ सकता है। वहीं कृषि मंत्री ने लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गलती धान भरा हुआ है, अब जगह है ये नहीं है। सुबह का लाने भी 12 बज गया है और खाली नहीं हो पा रहा है। हम लोग विपणन अधिकारी को जब भी बोलते हैं, उनका यही कहना है कि कलेक्टर साहब ने परिवहनकर्ताओं के या राइस मिलर्स की बैठक बुलाई है, शीघ्र ही उठाव तेज होगा, परंतु कोई जितने भी उपार्जन केंद्र है वहाँ धान का खरीदी अच्छे ढंग से चल रहा है। टोकन को लेकर के कई जगह संशय की स्थिति बनी हुई है, तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ अभी हल हो गया है। देखना होगा कि उठाव में कब तक तेजी आती है, ताकि किसान बिना किसी परेशानी के अपना धान आसानी से बेच सके। बालोद जिला स्थित लौह नगरी दल्ली राजहरा में लोहे से बनाया गया रथ लोगों के लिए इस वक्त प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बीएसपी माइन से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल से बने इस भीष्म रथ को बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा। इस भीष्म रथ को जिले के प्रसिद्ध स्थलों में से एक माना जाता है, जिसे देखने लोग दूर दूर से भी यहाँ आते हैं। साल 2013 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज ये विशाल रथ प्रतिमा महाभारत के युद्ध दृश्य को दर्शाता है। युद्ध के दौरान अर्जुन अपने बुजुर्गों पर हथियार नहीं उठाने की बात कहते हैं, जिस पर कृष्ण भगवान क्रोध में रथ के पहिए को उठाकर भीष्म पितामह की ओर दौड़ते हैं। ये दल्ली राजा का एक व्यू पॉइंट है, जहाँ पर महाभारत के रथ अर्जुन रथ को बनाया गया है और ये बीएसपी के स्क्रैप मटेरियल से रथ बनाया गया है, जिसमें वहाँ के पूर्णतः कर्मचारियों का सहयोग रहा है। इसमें ये लिंका बुक रिकॉर्ड में भी इसकी का नाम दर्ज है। ये 61 फीट ऊंचा है और 90 फीट चौड़ा है। ये दल्ली राजरा के लिए बहुत बड़ा ये हाथी प्राप्त एक रथ है। ये इस लौह प्रतिमा की लंबाई 80 फीट, ऊंचाई 61 फीट और चौड़ाई 24 फीट है, जो अब तक की सबसे बड़ी लौह प्रतिमा है। इधर खरगोन में धनवर्षा के लालच में एक मासूम की बलि देने की तैयारी की जा रही थी। 22 दिन पहले अगवा किए गए 6 साल के मासूम को पुलिस ने किस तरह फिल्मी स्टाइल में सुरक्षित बचा लिया, रिपोर्ट देखिए। बच्चे को 22 दिनों से बंधक बनाकर उसे नग्न कर सिंदूर और नींबू लगाकर प्रतिदिन काला कपड़ा उड़ाकर तांत्रिक क्रियाएं करते थे, ताकि वे नर बलि देकर धन वर्षा कर सके। 10 दिसंबर को क्रिकेट बैट का लालच देकर मासूम को 2 बाइक सवार किडनैपर ले गए थे, जिसके बाद से पुलिस बच्चे की तलाश में थी। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी दिन रात लगे हुए थे। आखिरकार मुखबिर से सूचना के आधार पर आरोपी शुभम रामपाल नरबरे को गिरफ्तार किया गया। जानकारी प्राप्त हुई कि उन्होंने ही एक बच्चे का अपहरण इस क्षेत्र से किया है और इस घटना में जो है 2 अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं, जो कि उस दिन मोटरसाइकिल से आए थे और बच्चे को जबरदस्ती लेके गए थे। बच्चे को इन्होंने 22 दिनों तक एक कमरे में रखा हुआ था, जो कमरे से उन्होंने बाहर नहीं निकाला और उस पर तांत्रिक क्रियाएं भी उन्होंने की थी। आरोपियों पर 10,000 रुपए की घोषणा की थी। बच्चे को सकुशल बरामद करने के बाद परिजन और पुलिस टीम भी भावुक हो उठी। पुलिस की सफलता पर एसपी ने पूरी पुलिस टीम को पुरस्कृत किया है। आपको राजा रघुवंशी मर्डर केस तो याद ही होगा, जिसने सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति का मर्डर किया था। मध्य प्रदेश में श्योपुर से ठीक इसी तरह का एक और मामला सामने आया, रिपोर्ट देखिए। श्योपुर में बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को रास्ते से हटा दिया। दरअसल 27 दिसंबर को संदिग्ध अवस्था में मृत मिले शिक्षक रमाकांत पाठक के मामले में खुलासा करते हुए एसडीओपी प्रवीण अष्ठाना ने बताया कि शिक्षक की पत्नी साधना ने ही अपने प्रेमी मनीष के साथ मिलकर ये साजिश रची और फिर मनीष और उसके दोस्त सतनाम ने नोनपुरा घाट में हत्या कर शव फेंक दिया।
और सड़क हादसा दिखाने का प्रयास किया। उनकी जो पत्नी है उनके द्वारा अपने प्रेमी मनीष जाटव के साथ षड्यंत्र रचकर उनकी हत्या कराई गई है। मनीष जाटव द्वारा अपने एक साथी सतनाम सरदार के साथ मिलकर उनकी हत्या की गई है और एक्सीडेंटल रूप देने के लिए उसको जो है उनकी डेड बॉडी और मोटरसाइकिल को नौनार घाटी के ढलान पर डाला गया है। घटना में इस्तेमाल की गई कार कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। महिला का प्रेमी मनीष साकेत एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारी है और दूसरा साथी पुलिस विभाग की डायल 112 का चालक है। इधर बुरहानपुर जिले से धर्मांतरण के प्रयास का मामला सामने आया, जहां बजरंग दल की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा आदिवासियों को मटन पार्टी और अन्य प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि आदिवासियों को एकत्रित कर ईसाई धर्म की प्रार्थना भी कराई गई। सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता गांव पहुंचे, ग्रामीणों को समझाइश दी। बजरंग दल कार्यकर्ता की शिकायत पर शाहपुर थाना पुलिस ने धर्मांतरण का प्रयास कराने के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आयोजन रखा था और उसमें बकरे का मटन बना के वहाँ के आदिवासी समाज के लोगों को इन्होंने बुलाया था उसमें, और जब ये खाना खाने के लिए गए तो वहाँ इन्होंने बाहर से कुछ लोग आए थे, उनके साथ मिलके इनको प्रलोभन दिया कि आप लोग क्रिश्चियन धर्म अपना लो, जिससे अपनाने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और हम पैसे भी देंगे, इस तरह का कुछ लालच दिया उनको। मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खामनी स्थित बडाला का है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और मामले में जांच जारी है। इधर राजगढ़ शहर में आवारा कुत्तों की संख्या और डॉग बाइट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में इससे निपटने के लिए नगर पालिका ने एक अनोखा और फिल्मी स्टाइल का अभियान शुरू किया है। क्या है यह अभियान, दिखाता रिपोर्ट में। सड़कों, गली और मोहल्लों से ढूंढ कर आवारा कुत्तों को सीधे उनके नसबंदी मिशन पर ले जाया जा रहा है। नगर पालिका ने इसके लिए एक निजी बिल्डिंग को अस्थायी डॉग हॉस्पिटल में तब्दील कर यहाँ पिंजरे, डॉक्टर, नर्सिंग टीम और पूरा ऑपरेशन थिएटर सेटअप तैयार किया है। इन कुत्तों की 6 चरणों में नसबंदी होगी ताकि शहर में उनकी बढ़ती आबादी पर ब्रेक लगाई जा सके। रायगढ़ शहर में लगभग 300 श्वान चिन्हित किए गए हैं मेल के रूप में, जिनका नसबंदी के माध्यम से ऑपरेशन वगैरह कराया जा रहा है। तो नसबंदी के लिए आप प्राइवेट बोले नर्सिंग होम हॉस्पिटल टाइप के बनाए गए हैं। यहाँ कुत्तों का सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं बल्कि पूरा डाइट चार्ट भी तैयार किया जा रहा है। ऑपरेशन के बाद इन सभी आवारा कुत्तों को रेबीज के इंजेक्शन भी लगाए जा रहे हैं ताकि भविष्य में अगर किसी को डॉग बाइट हो भी जाए तो रेबीज का खतरा ना रहे और शहरवासी सुरक्षित रहे। उधर एमपी कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समर्थकों ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर अंदरूनी कलह को उजागर कर दिया, जिस पर बीजेपी अब तंज कस रही है, वहीं कांग्रेस सफाई दे रही है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे इन पोस्टर्स में कांग्रेस नेता निधि चतुर्वेदी पर सीधा निशाना साधा गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि उंगलियां छोटी पड़ गई कि नाखून इतने बढ़ गए, कुछ जुगनुओं के काफिले सूरज के पीछे पड़ गए। दरअसल कांग्रेस नेता निधि चतुर्वेदी ने हाल ही में दिग्विजय सिंह के आरएसएस से जुड़े एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सवाल उठाए थे। इसके बाद पार्टी के अंदर विरोध और समर्थन की राजनीति तेज हो गई। दिग्विजय सिंह का खेमा निधि चतुर्वेदी के पीछे पड़ गया है। ये कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल न होकर कबीलाई संघर्ष की तरह राजनीति कर रहा है और इसी संघर्ष की वजह से कांग्रेस पार्टी समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। ऐसे लोगों ने उनकी निष्ठा नेहरू गांधी फैमिली पर और कांग्रेस पे उठाई, जो उसमें पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से वो नेहरू गांधी परिवार के प्रति और कांग्रेस के प्रति निष्ठा के रोल, जहां भी टेस्ट का मामला है उन्होंने टेस्ट दिया और उसमें वो सफल हुए। ऑल इज वेल का दावा करने वाली कांग्रेस के लिए वाकई ये चुनौती है कि कैसे वो गुटबाजी को कम करेगी। इधर रायसेन जिले की सीमा पर बसे कोड़ा जामुनिया गांव में शिक्षा विभाग के खिलाफ सहनशक्ति का घड़ा आखिरकार फूट पड़ा। शिक्षा विभाग की तरफ से ग्रामीण किस तरह से नारेबाजी करते नजर आए हैं, तस्वीरों में देखिए। दरअसल सरकारी स्कूल भवन नेशनल हाईवे 4 लेन निर्माण की भेंट चढ़ गया।
लेकिन हैरानी की बात ये है कि 4 साल बीत जाने के बावजूद नया स्कूल भवन अभी तक नहीं बन सका। जिला प्रशासन की इस उदासीनता का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। यही बोलते थी बनेगा 5-6 साल हो गए, स्कूल बने ही नहीं रहा। शिक्षक बैठ सब एक ही रूम में जबरदस्ती बैठे रहते और क्या, कुछ बाहर भी बैठ जाती शिक्षक लोग। नेशनल हाईवे में विद्यालय का कुछ भाग आया था, परंतु ऐसा भी नहीं है कि विद्यालय नहीं लग रहा हो। 2-3 कमरे आज भी हैं, परंतु विद्यालय की जो राशि थी वो संबंधित विभाग के खाते में पहुंच चुकी है और उसको शीघ्र ही उसको निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया जाएगा। 4 वर्ष पहले स्कूल में 125 से 150 बच्चे पढ़ाई करते थे, लेकिन भवन न होने के कारण आज की स्थिति में 25 बच्चे और 4 शिक्षक एक ही कमरे में पढ़ने को मजबूर हैं, जिससे बच्चों को अव्यवस्थित और असुरक्षित माहौल में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। रिसिधी के संजय टाइगर रिजर्व में वर्षों से चल रहे विस्थापन प्रक्रिया आखिर कब पूरी होगी, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बैगा जनजाति मूलभूत सुविधाओं को तरसती यहां पर नजर आ रही है। बैगा जनजाति के लगभग 1 दर्जन ग्रामीण मजगेवा गांव से सीधी पहुंचे और जिला कलेक्टर को आवेदन देकर गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और मूलभूत सुविधाओं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीजों को वो मोहताज हैं, जिस पर टाइगर रिजर्व के एसडीओ सुधीर मिश्रा की माने तो लगभग 19 गांव ऐसे हैं जहां प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अन्य गांवों के लोग एक साथ जाने को तैयार होंगे तभी विस्थापन हो सकता है। न पानी की सुविधा न पीने की सुविधा है। कोई बीमार हो गया सर, माने वहाँ से लाने में माने 30-35 किलोमीटर दूरी माने कुछ भी आना पड़ता है। 500 की जगह सर वहाँ 8,000 रुपये किराया देना पड़ता है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है कि हम विस्थापन वहाँ से करें, तो अगर कोई ऐसी बात है और लोग तैयार हैं तो हम बिल्कुल वहाँ गांव में जाएंगे, मीटिंग करेंगे और जो आवश्यक काम है वो करेंगे जाकर। दरअसल पेच ये फंस रहा है कि अन्य गांव के लोग जब एक साथ जाने को तैयार होंगे तभी विस्थापन हो पाएगा। यही वजह है कि ना तो विस्थापन हो पा रहा है और न ही प्रभावितों को मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। आगे देखिए 100 खबरें लगातार फास्ट अंदाज में।